ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। उससे पहले हमें एक वर्ड आता है, जो वर्ड आया है एनाटॉमी, उसके बारे में जानते हैं एनाटॉमी क्या होता है। तो एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं एनाटॉमी। तो सबसे पहले क्या जानते हैं, एनाटॉमी का जनक कौन था, फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है, एंड्रियस वेस्युलियस। ये कौन है, फादर ऑफ एनाटॉमी, जिन्होंने एनाटॉमी की रिसर्च स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में। दूसरा पॉइंट क्या है, इट्स ए फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इट्स ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। It's also a type of natural science. There are two words, discussion and the observation. तो इसका क्या होता है, डिसेक्शन का मतलब क्या होता है, is basic to all anatomical research का। एनाटॉमी का दूसरा अगर मीनिंग निकाला जाए, एनाटॉमी का मीनिंग भी तो होता है, उसका मतलब होता है टू कट अप, ये इसका मीनिंग होता है। और किसकी ब्रांच होती है, मॉर्फोलॉजी की। ये हमने इसके बारे में कई पॉइंट जाने कि एनाटॉमी क्या होती है, क्या है। अब इसके बारे में इसको मैं ब्रीफली समझाता हूँ एनाटॉमी क्या होती है। तो क्या बताया गया है, शारीरिकी या शरीर संरचना विज्ञान को एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी के जनक कौन थे, एंड्रियस वेस्युलियस, ठीक है। अब दूसरा, एक आयुर्विज्ञान एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी जीवित चल या अचल वस्तु का विच्छेदन कर उसके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी मीन आयुर्विज्ञान, जिसमें क्या होता है, चल अचल, जो अपने चराचर के जितने भी जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स है, निशाचर है, अपना शरीर, जिसमें ह्यूमन्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, मैमल्स आ गए, रेंगने वाले भी आ गए, चार पैरों वाले भी आ गए, पूंछ वाले भी आ गए, ह्यूमन बींग्स भी आ गए। हम होमो सेपियंस में आते हैं, तो हम आते हैं ह्यूमन एनाटॉमी में। अब एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, टू कट अप। अब किस चीज़ की स्टडी करते हैं हम एनाटॉमी में, वो भी तो पता होना चाहिए। तो एनाटॉमी में किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, शारीरिक संरचना, शारीरिक अंगों की, और मेनली किसकी, सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, शारीरिकी या प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा होती है, कौन सी शाखा, आयुर्विज्ञान या एनाटॉमी, कौन सी शाखा होती है, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित चीजों और उनके भागों में संरचनात्मक संगठन के अध्ययन को संबंधित करती है। अब इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना ढांचा होता है ना, उसका अध्ययन होता है, जो शरीर का ढांचा स्ट्रक्चर होता है उसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वो ये आता है कि यह एक प्राचीन विज्ञान है जिसकी शुरुआत प्राचीन काल में हुई थी, यानी कि प्री हिस्ट्रिक टाइम पीरियड में, बहुत ही प्राचीन काल से इसकी शुरुआत हुई थी। प्राचीन विज्ञान की शुरुआत हुई थी शारीरिक स्वाभाविक रूप से विकासमित जीव विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, तुलनात्मक शरीर संरचना, विकासीय जीव विज्ञान और जाति वर्त से जुड़ा हुआ भी है। यानी कि ये एक जो आयुर्विज्ञान की जो हम स्टडी कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर भी जुड़ी हुई है, और बहुत सारे विज्ञान से जो साइंस की बातें आई है उसके बारे में। वो नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है उस पर गौर करना। वो नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है, मानव शरीर रचना आयुर्विज्ञान में लागू होने वाले आवश्यक आधारिक विज्ञानों में से एक विज्ञान है ये, क्योंकि हम पहले जानते हैं इसके बारे में। बहुत सारे विज्ञानों में से क्या है, आधारित मानव विज्ञानों में से एक विज्ञान होता है। हाल ही के वर्षों में एमआरआई यानी कि चुंबकीय अनुवाद प्रतिबिंब यानी कि मैग्नेटिक रिसर्च इंडेक्स, एमआरआई की फुल फॉर्म होती है, और सीटी स्कैन जैसी उन्नत प्रतिबिंबन तकनीकों के उपयोग में उल्लेख में बहुत सारी वृद्धि हुई है। यानी कि इसी विज्ञान के तहत इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट हम सीखते हैं कि हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसमें, जीव विज्ञान। इसके अंदर एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी के अंदर क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान। तो एनाटॉमी में जीव विज्ञान में क्या आता है, जीव विज्ञान और आयु विज्ञान एक ही शाखा है, जीव विज्ञान और आयु विज्ञान। एनाटॉमी और जीव विज्ञान कहता है ऑर्गेनिज्म
यानी कि ऑर्गेनिज्म साइंस, यानी कि एनाटॉमिकल साइंस। इनकी बहुत सारी सब टाइप्स या सब नेम्स से हम इसका वर्णन कर सकते हैं आयुर्वेदा में, लेकिन इन दोनों की स्टडी बेसिकली डिपेंड किस पे करती है, एनाटॉमी पे, यानी कि स्ट्रक्चरल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जिसके अंतर्गत किसी जीवन चल या अचल वस्तु का विच्छेदन करते हैं। अब एनाटॉमी की एक शाखा है, ये भी पढ़ लिया। एनाटॉमी क्षेत्रीय या प्रणालीगत हो सकती है, क्षेत्रीय और प्रणालीगत हो सकती है। क्षेत्रीय एनाटॉमी में शरीर के किसी खास क्षेत्र के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, और प्रणालीगत एनाटॉमी में व्यक्तिगत शरीर के प्रणालियों का अध्ययन करने को मिलता है। क्षेत्रीय में तो क्या है, पर्टिकुलर, और प्रतिगत में क्या है, उसके ऑर्गन्स के बारे में। भाई ये तो एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र के बारे में पढ़ने को मिल जाता है, जैसे बस स्केलेटन के बारे में पढ़ लिया। और इसमें क्या है भाई, जैसे कोशिका तंत्रिका पढ़ी, उससे जड़ी सेल्स, टिश्यू, नर्व होगी। ऑर्गन्स में पाचन तंत्र पढ़ा, तो उससे रिलेटेड जितने भी अपने ऑर्गन्स वर्क करते हैं उसके बारे में हम डेप्थली पढ़ते हैं। तो किसको कितने टाइप में है, 2 टाइप से है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो प्रणालीगत एनाटॉमी में शरीर का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में 11 अंग प्रणालियां होती हैं, जिसमें से कुछ है, नोट करना। एक रहता है अध्यावरण प्रणाली, अध्यावरण प्रणाली। दूसरी प्रणाली होती है कंकाल प्रणाली। तीसरी प्रणाली होती है मांसपेशी प्रणाली। नेक्स्ट आती है तंत्रिका प्रणाली, यानी कि तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आती है हृदय प्रणाली। फिर आती है लसिका प्रणाली। एक आती है रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी कि श्वसन प्रणाली। एक आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। एक आता है यूरिनरी, यानी कि मूत्र प्रणाली। एक होता, ऐसे करके मानव शरीर के 78 यानी कि 78 क्या आता है, 78 प्रमुख अंग होते हैं, जिनमें से 5 अंग जीवित रहने के लिए जरूरी माने जाते हैं। यानी कि 78 अंग होते हैं सब प्रणालियों में से, जिसमें से 5 अंग जीवित रहने के लिए जरूरी माने जाते हैं। वो 5 अंग कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 ब्रेन, नंबर 3 किडनी, नंबर 4 लीवर और नंबर 5 क्या, लंग्स। जो 5 ऐसे अंग होते हैं जो जीवन जीविका जीने के लिए, शरीर का कार्य शक्ति को मेंटेन करने के लिए, शरीर के श्वसन बनाए रखने के लिए, पाचन तंत्र बनाए रखने के लिए, किडनी का रोल हो गया। ये जो 5 चीज़ें हैं ना, अगर ये नहीं हो तो शरीर क्या रहेगा, डेड सेल, सब कुछ डेड हो जाएगा। ये चीज़ ज़रूरी होती है। और इनका मेन मेजर क्या होता है, सबसे मेजर ब्रेन, फिर आ गया हार्ट, फिर किडनी, फिर लीवर। ठीक है, ऐसे करते करते अपने 5 हो गए कवर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आते हैं, नेक्स्ट लंग्स बच गए, सॉरी। हाँ, मानव शरीर के बारे में हम जानते हैं। यदि मानव शरीर को सूक्ष्म स्तर पर तोड़ दें तो वह कोशिका उसकी बुनियादी इकाई होती है। यानी कि मानव शरीर की बुनियादी इकाई क्या होती है, कोशिका, यानी कि उसकी सेल्स क्या होती है, उसकी बुनियादी इकाई होती है। औसत वैश्विक में लगभग 30 से 40 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है। कितनी होती है एक सामान्य बॉडी में, 30 से 40 ट्रिलियंस क्या होती है, उसकी सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है। और अनुमान है कि हर दिन 242 बिलियन नई कोशिकाएं बनती है, और पुरानी वाली रिपेयर भी होती है और बढ़ती भी है। अब उसके बारे में हम टिश्यू वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, जो ऑर्गन्स के बारे में पर्टिकुलर पढ़ेंगे उसमें। तो 242 बिलियन नई कोशिकाएं बनती है। जब सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक चयनित समूह एक साथ आता है तो उसे उत्तक कहा जाता है। जब यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं का, यानी कि मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स मिक्स क्या बनाती है, टिश्यू। हमने क्या पढ़ा था इसमें, मेन रोल किसका था, सेल्स का, टिश्यू का और ऑर्गन्स का। सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, सेल्स का। 30 से 40 ट्रिलियन क्या होती है अपनी कोशिकाएं सामान्य शरीर में, और शरीर में क्या बनती है, 242 बिलियन नई कोशिकाएं भी शरीर में बनती है। अब सामान्यतः हम क्या बोल सकते हैं, ये सब कोशिका मिला के किसका रूप देते हैं, उत्तक का। उत्तक होता है टिश्यू यानी कि फाइबर, मसल फाइबर। आगे बात करते हैं हम उत्तक, डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, उत्तक होता है ना, उत्तक एकत्रित होकर अंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। जस्ट था यार, हाँ, उत्तर क्या करता है, सबसे पहले होगी सेल्स,
बहुत सारी सेल्स बन के क्या बनाता है, टिश्यू, और सारे टिश्यू मिलके क्या बना देते हैं, लास्ट में क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। और फिर हम डीपली जानेंगे 5 जो 78 के 78 ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, सब ग्रंथियों के प्रणालियों के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेल्स का एनाटॉमी के बारे में जाना। एनाटॉमी के बारे में क्या जाना कि भाई सब जितने भी चराचर पे जितने भी जीव हैं वो यहाँ पे वर्धमान है, उनकी सब की क्या होती है, एनाटॉमी होती है। ऐसे ही मानव है हम, तो मानवों की भी एक एनाटॉमी होती है। एनाटॉमी का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और एनाटॉमी में स्टडी किसकी करते हैं, मॉर्फोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चरल की, स्ट्रक्चरल फंक्शन की, जो अपना स्ट्रक्चरल ढांचा है उसकी। उसमें 3 चीज़ें जरूरी पॉइंट बताया था। पहले क्या जीव विज्ञान में क्या चीज़ें बताई थी, 3, एक तो बताया था सेल्स, दूसरा टिश्यू, और नंबर 3 ऑर्गन्स। हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारी, यानी कि नॉर्मल बॉडी में 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स बनती है और 242 बिलियन भी सेल्स बनती रहती है। इतनी सेल्स बनने के बाद में क्या बनते हैं, टिश्यू। और सारे टिश्यू जब एकत्रित हो जाते हैं एक समान रूप में, तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स का रूप बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन्स। अब जो ऑर्गन्स बन गए ये हम किसके पढ़ रहे हैं, ये इंटरनली, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, तो इसका फॉर्मूला, एक टाइप का फॉर्मूला क्या बना, कोशिकाएं ने बनाया उत्तक, उत्तक ने बनाए अंग, और अंग बनाते हैं अंग प्रणाली, और अंग प्रणाली से क्या बनता है, प्रॉपर जीव। और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या थी उनकी, स्पाइनल, तंत्रिका वगैरह बहुत सारी प्रणाली है, जो कि 78 प्रणाली, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब सबसे लास्ट में इसी चैप्टर के लास्ट में एक पॉइंट, ओवरऑल जो अपना कहने का जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है, मानव शरीर रचना, मानव मनोविज्ञान, संचार प्रणाली, पाचन तंत्र, प्रजनन प्रणाली, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मानव शरीर के बारे में मुख्य बातें, ये सब जितने भी प्रणाली, जितने भी तंत्र है, वही तो कंप्लीट मिला के एक जीव बनता है। ये सब एसेंशियल है उसके लिए। लेकिन जीव की फॉर्मेशन तो हमने यहाँ से समझ ली भाई, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, जीव मतलब ऑर्गेनिज्म, और किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, ऑर्गन्स की। ऑर्गन्स किसके हैं, ऑर्गेनिज्म के, जीव के। जीव कौन होते हैं, जो चराचर पे विजिट करते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, समझ रहे हो। हम भी जीव ही हैं, जीवाश्म है, अपने भी सेल्स होते हैं, अपना भी स्केलेटन है। अब अगर हम किसी की कार्बन डेटिंग करें, किसी के डीएनए के बारे में पता करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल का पुरातत्व विभाग तो क्या करता है, उसके ढांचे के हिसाब से तो बनाता है। कार्बन डेटिंग कर कितना पुराना ढांचा है, क्या इसकी एनाटॉमी रहेगी, कैसा इसके लीवर्स होंगे, कितने बड़े बड़े इसके ऑर्गन्स होंगे, किसके हिसाब से, कार्बन डेटिंग के हिसाब से तो उसकी एज निकाल ली जाती है, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट के हिसाब से उसकी बॉडी का हम अंदाजा लगा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, मानव शरीर चलने और दौड़ने से लेकर रेंगने, कूदने और चढ़ने तक कई तरह की हरकतें करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। अपनी लाइफस्टाइल का ये क्या है, टाइप है, सब डिपेंड इस पे करती है अपने शरीर पे। अच्छा, वह ढांचा जो हमें सारी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है वह होता है एक कंकाल। क्या होता है कि कंकाल। देख, हम इंसान हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, चढ़ाई भी चढ़ते हैं, जोर के भी काम करते हैं, स्ट्रेन के भी करते हैं, पुश के भी वर्क करते हैं, हम सारे कार्य करते हैं। तो वो जाके क्या होता है कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वो कंकाल के बारे में, यानी कि स्केलेटन, ठीक है। तो वो होता है कंकाल। जन्म के समय मनुष्य में 300 हड्डियां होती है। हालांकि उम्र के साथ हड्डियां आपस में जुड़ जाती है, तो जाके बड़े होने के बाद कितना बता दिया, 300 से कितनी हो जाती है, 206, ठीक है, 206 रह जाती है। मानव मनोविज्ञान, यह मनुष्य के शारीरिक, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमने सब टाइम बताए थे ना, मानव मनोविज्ञान, संचार प्रणाली, प्रजनन प्रणाली, उनके बारे में अब एक एक प्रणाली पढ़ रहे हैं। फिर उसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, तंत्र पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, ऑर्गन्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अपने पास, मानव मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान में क्या पॉइंट क्लियर होता है, यह मनुष्य के शारीरिक, यांत्रिक और जैव रासायनिक कार्य को संदिग्ध करता है। यह स्वास्थ्य, चिकित्सा और विज्ञान को इस तरह से जोड़ता है कि अध्ययन करता है कि मानव शरीर खुद को शारीरिक गतिविधि, तनाव और बीमारियों से कैसे परिचित करता है।
मानव मनोविज्ञान ही तो बताता है अपने शरीर का कनेक्शन कि भाई कौन सा बॉडी में दर्द है, कौन से में पेन है। हाँ, हेल्प लेता है न्यूरॉन्स की, नर्व सेल्स की, लेकिन इसमें क्या बताया गया है, ये चिकित्सा और विज्ञान को जोड़ता है, शरीर से चिकित्सा और विज्ञान को जोड़ता है। और अध्ययन करने के बाद क्या बताता है, शारीरिक गतिविधि, तनाव और बीमारियों को कैसे परिचित करता है। यह व्यक्ति जिसे मानव शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है या किया जाता है, उसे फिजियोथेरापिस्ट भी कहा जाता है। अब फिजियोथेरापिस्ट की डेफिनेशन क्या है, फिजियोथेरापिस्ट की, भाई वो थेरेपिस्ट जिसको थेरेपी देना सिखाया जाए, किसके बारे में, मानव शरीर के बारे में, किसको शारीरिक गतिविधियों का थोड़ा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, और दूसरा उसका क्या चाहिए, चिकित्सा पद्धति से जुड़ा होना चाहिए। अब ये हम खुद भी तो हो सकते हैं भाई, जिसको अपने मसल्स की नॉलेज है, जिसको चिकित्सा पहचान नहीं आती, वो किसका है, फिजियोथेरेपी का काम करता है। काम क्या होता है, बॉडी के मूवमेंट का, गतिविधि कराने का, एक्टिविटी कराने का। यह व्यक्ति जिसे मानव, इसको फिजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। अब फिजियोलॉजी क्या होता है, मानव शरीर के अंग और उनके कार्य। मानव शरीर के अंगों की सूची अलग अलग है, क्योंकि अंग की मानक परिभाषा कभी भी बहस का विषय है। हालांकि आज तक अनुमानित 79 अंग, आज तक जो अनुमानित है ना 79 ऑर्गन्स होते हैं ना, उनकी पहचान की गई आज तक। हमारे पास ऐसे भी अंग हैं जो हमारे विकास के दौरान अपना कार्य खो चुके हैं। बहुत सारे बॉडी में तो ऐसे अंग होते हैं जो शरीर का जैसे जैसे विकास होता है ना, तो वो क्या करता है, अपने कार्य स्टॉप कर देते हैं। तो जहाँ तक एक्सप्लेनेशन होती है ना, डेफिनेशंस होती है ना, जिसका वर्णन होता है ना, वो 79 अंगों का ही वर्णन होता है अभी तक के अध्ययन में। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऐसे अंगों को अवशेष अंग कहा जाता है। अवशेष अंग किसको कहा जाता है, भाई जो अंग शरीर की ग्रोथ में यूज हो जाएं और अपना नाम निशान मिटा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अवशेष अंग। इसमें से कुछ अंग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और ऐसी प्रणालियां बनाते हैं जो किसी विशिष्ट कार्य या कार्यों के समूह को करने के लिए विशिष्ट होती है। सामूहिक रूप से इन्हें अंग प्रणाली कहा जाता है। समझ में आया, अंग प्रणाली का कैसे बनती है। अंग प्रणाली किससे बनती है, जो 79 जितने भी अंग थे ना, वो कार्य करने के लिए कुछ ऐसे अंग होते हैं जो ऑर्गन्स या अपने शरीर को विकसित करने में अपना कार्य खो जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है उसको, अवशेष अंग। और अवशेष अंग से क्या होता है, इसमें से कुछ अंग मिलके एक प्रणाली बनाते हैं, और प्रणाली का काम क्या होता है, विशेष अंग प्रणालियों का रूप देना। और इन 70 अंगों के बीच में जो 79 जो अंग है ना, इनमें से 5 जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। जो 5 मैंने क्या बताया था, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स और लीवर, ये 5 अंग क्या होते हैं, जीवित रहने के लिए जरूरी होते हैं। बाकी अंग क्या होते हैं, शरीर का मूवमेंट करवाने के लिए होते हैं, कुछ का डाइजेशन का काम है। क्योंकि ये जो 5 जो अंग है ना, इन्हीं के सब टाइप है, इन्हीं के लिए कार्य करते हैं बचे हुए अंग। किसी का ब्रेन डेड होगा तो भी मर गया, लीवर डेड हो गया तो वो भी, ठीक है। लंग्स काम नहीं कर रहे, ठीक है, बस उसकी भी इम्यूनिटी नहीं है। किडनी काम नहीं करे तो उसके तो मेजर 5 होते हैं, एक हार्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, संचार प्रणाली। परिसंचरण तंत्र को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। संचार प्रणाली यानी कि ब्लड का संचार करने वाली प्रणाली। परिसंचरण तंत्र को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो क्या है, जो मैंने बताया वो क्या था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था। इसमें हृदय और सभी रक्त वाहिकाएं शामिल है, जिसमें रक्त वाहिकाओं में हृदय के साथ साथ क्या क्या मिलती है, धमनियाँ, कोशिकाएं, केशिकाएं, नसें। और परिसंचरण के मुख्य 2 घटक होते हैं, अर्थात हम ह्यूमन हार्ट के बारे में क्या जान रहे हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी कि संचार प्रणाली होती है जो एक जगह से दूसरे। अब संचार प्रणाली में क्या होता है, जरूर नहीं ब्लड के संचार हो, खाने का भी संचार होता है। एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं ना अंगों की हेल्प से, उसको क्या बोलते हैं, संचार प्रणाली बोलते हैं। संचार प्रणाली में क्या क्या शामिल होती है, हृदय, रक्त वाहिकाएं,
भाई अपनी जितनी भी आर्टरी वेन से जुड़ी और हार्ट का रोल होता है इसमें, साथ में क्या होता है, धमनियाँ, केशिकाएं, नसें और परिसंचरण मुख्य 2 घटक होते हैं, अर्थात प्रणालीगत और फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय 2 होते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र आरेख, यानी कि जो है ना फुफ्फुसीय का बताया गया वो होता है नीला और प्रणालीगत होता है वो होता है लाल। अब लाल और नीला क्या होता है? भाई एक दिमाग में बात है, लाल और नीला क्या होता है? ये प्रणाली के 2 घटक हैं जो मैंने बताया, एक का रंग लाल दर्शाया गया है, एक का नीला दर्शाया गया है। इन दोनों के अलावा एक तीसरे प्रकार का परिसंचरण भी होता है जिसे कोरोनरी परिसंचरण कहते हैं। यानी कि क्या, उसको क्या बोलते हैं? कोरोनरी परिसंचरण। 3 हो गए। इसमें क्या हमने संचार प्रणाली में 3 पढ़े। पहले कौन सा पढ़ा? प्रणालीगत पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा फुफ्फुसीय, देखो फुफ्फुसीय। तीसरा हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है? इनका एक का कलर नीला होता है फुफ्फुसीय का, और उसका क्या होता है? लाल होता है। तीसरा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कोरोनरी। और ये क्या होते हैं? परिसंचरण। क्या किस में पढ़ रहे हैं? संचार प्रणाली में। अब नेक्स्ट आता है, चूंकि रक्त शरीर का संयोगी ऊतक है। रक्त क्या है? हेल्पिंग टिश्यू है, किसका? शरीर का। इसलिए यह आवश्यक पोषक तत्वों और खनिजों को कोशिकाओं तक पहुंचाने में, अस्पष्ट उत्पादों में कोशिकाओं को दूर रखने में मदद करता है। यानी कि क्या बोला गया है कि जो अपनी बॉडी में जो मिनरल्स होती हैं, जो न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं, यानी कि पोषक तत्व होते हैं शरीर के, और जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनको कोशिकाओं तक पहुंचाने और अपिष्ट उत्पादों को कोशिकाओं से दूर रखने की, यानी कि जो हार्मफुल अपने होते हैं ना पोषक तत्व, उनको कोशिकाओं से दूर रखता है, और जो कोशिकाओं के लिए फायदेमंद होता है उनको कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन सा करता है? कोरोनरी। क्या बोलते हैं? कोरोनरी। तो कोरोनरी का काम क्या होता है? पोषक तत्व और खनिज पदार्थों को कोशिकाओं तक रक्त वाहिनियों की सहायता से, यानी कि ब्लड की सहायता से पहुंचाने में कार्य करता है, और शरीर की कोशिकाओं से जो पोषक तत्व शरीर के लिए अच्छे नहीं उनको बाहर रखता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इससे शरीर की परिवहन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। अब परिवहन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन, ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, लेकिन ये क्या कर रहा है? ऑर्गन्स में क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन का, मिनरल्स का। तो इसे शरीर की परिवहन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। शारीरिक रूप से मानव हृदय पशु साम्राज्य के अन्य हृदयों के समान है, इसलिए यह समजातीय अंग है। जो शरीर का हार्ट होता है, एक हृदय एक समजातीय अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पशुओं में, अन्य जीव जंतुओं में भी जो हृदय होता है ना, ये संवहित अंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अन्य कोशिकाओं हृदय के समान ही होते हैं जितने भी जीव जंतु उनकी। और इसको क्या पढ़ा जाता है? नेक्स्ट पॉइंट अब कल क्या पढ़ेंगे इसी में, वो पढ़ेंगे पाचन तंत्र। सबसे पहले देखो हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने एनाटॉमी के बारे में जाना, फिर हमने मानव एनाटॉमी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जाना, फिर हमने क्या जाना? एनाटॉमी में क्या पढ़ाई होती है, कौन इसका फादर का जनक कौन है, मॉर्फोलॉजी की स्टडी होती है, नेचुरल साइंस की भी ब्रांच होती है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? इसके में क्या पढ़ा? इसके बारे में मुख्य शरीर को जीव आयु विज्ञान में, फिर हमने क्या पढ़ा? आयु विज्ञान पढ़ा। आयु विज्ञान में हमने क्या पढ़ा? मानव शरीर। और मानव शरीर में क्या सीखा भाई? उसके सेल्स, ऊतक और उसके अंग। सेल्स का मतलब हो गया टिश्यू, सॉरी सेल्स का मतलब कोशिका का मतलब होगा टिश्यू, और ऊतक का मतलब होगा टिश्यू, और अंगों का मतलब क्या हो गया? ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्गन्स के बारे में। अब हमने ना ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, ना टिश्यू के बारे में, टिश्यू क्या होती है, या ना हमने ये पढ़ा है कि भाई अपनी सेल्स क्या होती है। अब हमने सिर्फ इतना पढ़ा है शरीर की बनावट
क्या क्या काम अलग अलग बांट रखे हैं, कितने अंग होते हैं 72, जिसमें से अभी तक अध्ययन मिला है 79 का। बाकी क्या करते हैं, शरीर निर्माण में अपना योगदान दे देते हैं। हड्डियाँ कितनी होती है 300, छोटे न्यू बोर्न बेबी की। बाद में कितनी हो जाती है 206, क्योंकि आपस में क्या हो जाता है, कोलाइड या कोलैप्स हो जाती है। इसके बारे में पढ़ा। कंप्लीट क्या बनाता है, एक जीव की उत्पत्ति करता है। तो हम ओवरऑल भावार्थ हम ये भी तो बोल सकते हैं, मानव शरीर में 79 ऑर्गन्स होते हैं, मेनली 72 होते हैं, जिसमें 5 ऑर्गन जीवित रहने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो निम्न मैंने आपको बताए थे। उसके बाद में क्या होता है, मानव हृदय होता है, अपनी सेल्स होती है, टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं। अब मानव हृदय में से जब सेल्स का क्या काम था, फिर हमने पढ़ा टिश्यू का, फिर हमने पढ़ा ऑर्गन्स का। तो ये हमने सिर्फ इनके नाम पढ़े हैं। इस टॉपिक के बाद में एक एक ऑर्गन्स, एक एक सेल्स के बारे में, सेल्स का वर्क क्या है, टिश्यू का वर्क क्या है, ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है, हॉर्मोन्स के बारे में, इनकी शरीर में अगर इनकी किसी चीज़ की कमी हो तो ऑर्गन्स रेस्पॉन्ड कैसा करता है, फिर उनके बाद में डायग्नोस करना। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको डेप्थ से जानेंगे तो इसको पार्ट 2 में इसको कवर करते हैं। धन्यवाद।